70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर, सामाजिक न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति अवचेतना सुविधा परस्त हित समूह के बीच झूलती रही। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1967 तक राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 तक के दशक के बीच सवर्ण और मध्यम पिछड़े जातियों में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष चला। 90 के दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों बिहार के संदर्भ में के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? उत्तर बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति न होकर भाषा विभाजन का आधार है। सामाजिक विभाजन कब होता है? उत्तर सामाजिक विभाजन तब होता है जब सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। नस्ल के आधार पर भेदभाव का उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का मांगे आसान कब बन जाती है? उत्तर मांगे आसान एवं स्वीकृति योग्य तब बन जाती है जब ये संविधान के दायरे की होती है तथा दूसरा क्या सामाजिक विभाजन राजनीतिक शक्ल अख्तियार करती है? उत्तर हाँ। दुनिया के तमाम देशों में सामाजिक विभाजनों के आधार अलग अलग होते हैं। गरीबी रेखा के नीचे के निर्धारक लिखें। उत्तर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह 327 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों के लिए गृहयुद्ध किसे कहते हैं? उत्तर जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मारकाट शुरू हो जाता है तो इसे गृहयुद्ध का नाम दिया जाता। बहुस्तरीय पहचान एवं राष्ट्रीय पहचान में अंतर बताएं। उत्तर बहुस्तरीय पहचान किसी व्यक्ति का अथवा व्यक्तिगत होता है जबकि सामाजिक विभाजन की स्थिति कब पैदा होती है? उत्तर जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय में हैं तो इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। सामाजिक राजनीति के परिणाम किन 3 बातों पर निर्भर करते हैं? उत्तर स्वयं की पहचान की चेतना, समाज के विभिन्न समुदायों की मांगों को राजनीतिक दलों द्वारा उपस्थित करने का तरीका तथा सरकार की मांगों के प्रति सोच पर सामाजिक राजनीति के परिणाम निर्भर करते हैं। श्रीलंका और भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? उत्तर श्रीलंका में सामाजिक विभाजन भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है जबकि भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में है। भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन है। सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का एक कारण बताएं। उत्तर सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का सबसे मुख्य कारण जन्म माना जाता है। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी विशेष समुदाय का सदस्य बन जाता है। सवर्ण, दलित, मुस्लिम, ईसाई जैसे समुदायों की सदस्यता जन्म आधारित होती है। सामाजिक विभेद यहीं से पनपता है। विविधता राष्ट्र के लिए कब घातक बन जाती है? उत्तर एक सीमा में रहने पर विविधता राष्ट्र के लिए उपयोगी होती है। सीमा का उल्लंघन होते ही सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? उत्तर सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत एवं उपभोग करने वाली होती है। लोकतंत्र में समाज के विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ही विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों एवं जरूरतों का सम्मान कर उनके बीच मतभेद तथा टकरावों को दूर किया जाता है तथा देश प्रगति के महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर नगर परिषद का निर्माण नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड के काउंसलरों के द्वारा होता है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें सदस्यों के बीच से एक महापौर तथा एक उप महापौर का चयन किया जाता है। महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर के अनुपस्थिति में नगर परिषद का कार्य उप महापौर के द्वारा संपन्न किया जाता है। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं? उत्तर हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची में उन मामलों को शामिल किया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्यों दोनों को प्राप्त है। संघीय शासन की कोई 2 विशेषताएं बताएं। उत्तर संघीय शासन व्यवस्था की 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। आई संघीय शासन व्यवस्था की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है।
ई संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय स्तर की सरकार तथा दूसरी प्रांतीय या क्षेत्रीय पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आज का युग लोकतंत्र का युग है। लोकतंत्र में शासन के विकेंद्रीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। भारतीय प्रशासन में भी विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाए जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? उत्तर, लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यह बंटवारा सरकार के एक ही स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है और ये सभी अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदार बनते हैं। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कार्य प्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ग्राम रक्षा दल से क्या समझते हैं? उत्तर, ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे का स्तर ग्राम रक्षा दल है, लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग में एक अंग ग्राम रक्षा दल भी है। यह गांव की पुलिस व्यवस्था है जो 18-30 वर्ष के आयु वाले युवक शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा दल का एक नेता भी होता है जिसे दलपति कहते हैं। इसके ऊपर ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग कौन कौन हैं? उत्तर, ग्राम पंचायतों के प्रमुख अंग इस प्रकार निम्नलिखित हैं। आई ग्राम सभा, ई कार्यकारिणी समिति, ई पंचायत सेवक, इफ ग्राम वार्ड पार्षद के क्या कार्य हैं? उत्तर, वार्ड पार्षद के निम्न कार्य हैं। आई अपने वार्ड में सफाई की व्यवस्था करना, ई अपने वार्ड में सड़क, नाली तथा गली बनवाना, ई जलापूर्ति संघ राज्य का अर्थ बताएं। उत्तर, जब सत्ता का विभाजन क्षेत्राधीन स्वायत्तता केंद्रीय राज्य या क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय सरकारों के बीच वितरित कर दी जाती है तो संघीय राज्य कहलाती है, किंतु सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होती है। नगर परिषद के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। उत्तर, नगर परिषद के 11 अनिवार्य एवं 6 ऐच्छिक कार्य हैं। अनिवार्य कार्य है आई नगर की सफाई, ई रोशनी का प्रबंध, ई पीने के पानी की व्यवस्था, इफ सड़क निर्माण एवं मरम्मत, वी नालियों की सफाई, वी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, वी महामारी से बचाव एवं टीका लगवाने का प्रबंध, वी अस्पताल खोलना, एक्स आग से सुरक्षा, एक्स शमशान घाट का प्रबंध और शी जन्म मृत्यु का निबंधन। ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। उत्तर, प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें एक निर्वाचित सरपंच और निश्चित संख्या में निर्वाचित पंच होते हैं। प्रत्येक पंच लगभग 500 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राम कचहरी में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों तथा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत जैसा ही आरक्षण का प्रावधान है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। निर्वाचन के बाद प्रत्येक ग्राम कचहरी अपनी पहली बैठक में निर्वाचित पंचों में से बहुमत द्वारा एक उपसरपंच का चुनाव करती है। ग्राम कचहरी का एक सचिव होता है जिसे न्यायमित्र के नाम से जाना जाता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ग्राम कचहरी को भारतीय दंड संहिता की अनेक धाराओं से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है। ग्राम कचहरी को 10,000 रुपये तक के दीवानी मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ किसी अपराधी को 1,000 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकती है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस न करे कि उसकी अवहेलना हो रही है। वास्तव में सत्ता की भागीदारी लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का क्या अर्थ है? उत्तर, लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी का अर्थ है कि राजनीतिक प्रक्रिया में नागरिक अधिकाधिक भागीदारी करें। लोकतंत्र में चुनाव, रैली, मतदान आदि माध्यमों द्वारा सत्ता के विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? उत्तर, सत्ता के विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न कर उसका विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाना है।
भारत में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन इसका उदाहरण है। जिला परिषद के 3 कार्य लिखें। उत्तर, जिला परिषद के 3 कार्य निम्नलिखित है। आई, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के बीच संबंध स्थापित करना। ई, विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को संतुलित करना। ई, शिक्षण। सत्ता की साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर, जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं, अथवा राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या भूमिका होती है। उत्तर, राजनीतिक दल लोगों के ऐसे संगठित समूह हैं जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। अतः विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप। भारत में सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं? उत्तर, सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित मुख्य लाभ है। आई, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं किया जा सकती। ई, जब देश के सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदार बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। ई, जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। नगर निगम की आय के प्रमुख साधनों को बताएं। उत्तर, नगर निगम अपने कार्यों के संचालन हेतु कई प्रकार से आय अर्जित करता है। नगर निगम कई प्रकार के कर लगाता है। विभिन्न प्रकार के करों में मकान कर। लोकतंत्र में हित समूह कैसे सत्ता में भागीदारी करते हैं? उत्तर, लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान, शिक्षक, औद्योगिक मजदूर जैसे संगठित हित समूह सरकार की विभिन्न समितियों में। श्रीलंका में गृहयुद्ध का कारण क्या था? उत्तर, श्रीलंका में सत्ताधारी सिंघली समुदाय के लोगों ने तमिल समुदाय के हितों की निरंतर उपेक्षा की, जिससे तमिलों और सिंघलियों के बीच की टकराव ने भीषण गृहयुद्ध का रूप ले लिया। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? उत्तर, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है, सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका बताएं। उत्तर, संघीय व्यवस्था में एक स्वतंत्र गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? उत्तर, गैर लोकतांत्रिक सरकारें जैसे राजशाही, तानाशाही या एकदलीय शासन व्यवस्था होती है। इस सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर, सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण वहां की शक्तियों का जमाव एवं अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्तियां थीं। सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप क्या है? उत्तर, सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है। सत्ता में साझेदारी करने में गठबंधन की राजनीति की भूमिका बताएं। उत्तर, सत्ता में साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब दिखता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। इसलिए सत्ता की साझेदारी का सबसे अद्यतन रूप गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकारों में दिखता है, जब विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न सामाजिक समूहों और विभिन्न क्षेत्रीय और स्थानीय हितों वाले राजनीतिक दल एक साथ। एक पंचायती राज प्रणाली क्या है? ग्राम पंचायत को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? उत्तर, पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय संस्थाओं का नाम है, जैसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। इसे सत्ता विकेंद्रीकरण का प्रयास भी कहा जाता है। भारत में संघवाद का विकास कैसे हुआ? उत्तर, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय संघर्ष का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी शुरू से ही संघीय व्यवस्था का समर्थक रही। उसका अपना संगठनात्मक ढांचा भी इसी आधार पर बना। 1946 में गठित संविधान सभा का आधार भी संघवाद था, क्योंकि इसमें प्रांतों के प्रतिनिधि वहां की विधानसभा द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुने गए थे और देशी रियासतों के अधिकतर प्रतिनिधि को उनके शासकों ने नामजद किया था। संघीय व्यवस्था का गठन कैसे होता है? उत्तर, संघीय व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित होती है। कई बार स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। आमतौर पर इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्तता या पहचान की भावना प्रबल होती है, अतः संघ में शामिल होने वाले राज्यों के अधिकार समान होते हैं। वे केंद्र सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में आमतौर पर अवशिष्ट अधिकार राज्यों के हिस्से में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इस तरह से गठित संघीय राज्य के उदाहरण हैं।
इसके विपरीत जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर वहां स्थानीय या प्रांतीय सरकार और केंद्र में अन्य सरकार की व्यवस्था की जाती है, तब भी संघीय सरकार की स्थापना होती है। राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना इसी तरह से की गई है। इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली होती है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर, संघीय शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आई, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। ई, संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। ई, प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। एफ, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। उत्तर, सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना आदि। राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच रिश्ते के दो रूप कौन कौन से हैं? उत्तर, राजनीतिक दलों और दबाव समूहों के बीच रिश्ते के दो रूप हैं। आई, कुछ एक दबाव समूह राजनीतिक दलों द्वारा ही बनाए जाते हैं। ई, कभी कभी दबाव समूह बाद में राजनीतिक दल का रूप धारण कर लेते हैं, जैसे असम गण परिषद। हित समूह क्या है? इसकी एक परिभाषा है। उत्तर, समाज में विभिन्न हितों वाले लोग निवास करते हैं। जब एक प्रकार के हित रखने वाले लोग संगठित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे हित समूह कहते हैं। इसकी एक परिभाषा है। हित समूह ऐसे लोगों का समुदाय है जिनमें परस्पर हितों की साझेदारी हो। दलीय पद्धति के कितने प्रकार हैं? सोदाहरण लिखें। उत्तर, दलीय पद्धति के 3 प्रकार हैं, एक दलीय, द्विदलीय एवं बहुदलीय। एक दलीय पद्धति का उदाहरण चीन है। द्विदलीय पद्धति का उदाहरण ब्रिटेन एवं अमेरिका है। बहुदलीय पद्धति का उदाहरण भारत, फ्रांस, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि हैं। नेपाल और बोलिविया के संघर्ष में 2 समानताएं क्या थीं? उत्तर, नेपाल और बोलिविया के संघर्ष में 2 समानताएं इस प्रकार थीं। आई, दोनों ही घटनाओं में जनता एक बड़े पैमाने पर लामबंद हुई। ई, दोनों ही घटनाओं में राजनीतिक संगठनों की भूमिका निर्णायक रही। भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम बताएं। उत्तर, भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी। चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या अंतर था? उत्तर, जहां चिपको आंदोलन के द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों के संरक्षण पर बल दिया गया, वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कृषि क्षेत्र की सरकार द्वारा अनदेखी पर अपना गहरा रोष प्रकट किया। भारतीय किसान यूनियन की सरकार को क्या चेतावनी दी गई? उत्तर, भारत ने यदि कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने का प्रयास नहीं किया तो देश इसके आर्थिक सामाजिक परिणाम भुगतने को तैयार रहे। संगठित राजनीति के अनेक माध्यम कौन कौन से हैं? उत्तर, संगठित राजनीति के अनेक माध्यम होते हैं, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा आंदोलनकारी समूह। किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करता है?
उत्तर, राजनीतिक दल का एक प्रमुख कार्य है जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचते हैं। इस तरह राजनीतिक दल सरकार एवं जनता के बीच कड़ी का काम करता है। स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कौन होता है? उत्तर, विभिन्न समूह दलगत राजनीति से अलग होकर जब अपने आंदोलन को व्यापक प्रसार करने हेतु जनता को लामबंद करते हैं तो इसे हम स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कह सकते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों हुआ? उत्तर, ताड़ी विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा शराबबंदी के लिए चलाया गया था। इसका उद्देश्य पुरुषों में शराब की लत को समाप्त करना था। ताड़ी ताड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाली नशीला पेय पदार्थ है। भ्रूण हत्या क्या है? क्या कानून इसे रोकने में सफल हुआ है? उत्तर, भ्रूण हत्या का तात्पर्य गर्भ में ही कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करना है। आज की वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा गर्भकाल के दौरान ही पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है या बालक। चूंकि अधिकांश दंपति लड़की की तुलना में लड़के को अधिक चाहते हैं, अतः वे गर्भ में कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करवा देते हैं। भारत में भ्रूण हत्या विरोधी कानून अधिक सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि इस कानून का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। दूसरा, भ्रूण हत्या जनता की मान्यताओं व विश्वासों से संबंधित है, जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। भ्रूण हत्या पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का प्रतीक है। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपायों को संक्षेप में लिखें। उत्तर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने आज अनेकों चुनौतियां हैं, जिसका सामना करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। आय, दल बदल कानून लागू हो। विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने हेतु जो कानून बनाया गया है उसे बिना किसी लाभ के पुनर्तः लागू होना चाहिए। एक, न्यायपालिका के आदेश का पालन। आय से अधिक संपत्ति, काले धन का दुरुपयोग तथा अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधित न्यायालय के आदेश लागू होने से राजनीतिक दल प्रभावशाली होंगे। एक, दलों के बीच आंतरिक लोकतंत्र बहाल हो। राजनीतिक दलों को बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने संविधान का पालन करें। जनता दल यूनाइटेड का परिचय दें। उत्तर, जनता दल यूनाइटेड को जदयू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्षेत्रीय दल है, जिसका चुनाव चिन्ह तीर है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। राष्ट्रीय राजनीति दल किसे कहते हैं? उत्तर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रीय राजनीतिक दल वैसे दल हैं जिनका अस्तित्व पूरे देश में होता है। इनके कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इनकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती हैं। इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करने के साथ किसी राज्य या राज्य से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। राजनीति दलों के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें, अथवा राजनीतिक दलों की 2 प्रमुख चुनौतियों को संक्षेप में लिखें। उत्तर, राजनीति दलों के प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। आय, दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण बहुत सारे नेता अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। एक, दलों में वंशवादी उत्तराधिकार का चलन बढ़ गया है। यह दल को सक्षम नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रखता है। एक दल चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल के प्रयोग में संलग्न है। यह लोकतंत्र के विकास को रोकता है तथा दल के अंदर अच्छे नेताओं के महत्व को कम करता है। आजकल दलों की विचारधाराओं में मामूली सा अंतर रह गया है। फलतः जनता के लिए विकल्पों का चुनाव सीमित हो गया है। भारतीय किसान यूनियन की मुख्य मांगें क्या हैं? उत्तर, भारतीय किसान यूनियन किसानों के हितों की रक्षा के लिए समय समय पर आंदोलन करता रहता है। इसकी मुख्य मांगें किसानों को सस्ती दरों पर बिजली, खाद व बीजों की आपूर्ति, कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य की व्यवस्था, किसानों की ऋण माफी आदि हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व हरियाणा में किसानों की मुख्य मांग गन्ना की कीमतों में वृद्धि तथा सस्ती बिजली की अबाध आपूर्ति है।
सूचना का अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है, कैसे? अथवा सूचना का अधिकार क्या है? उत्तर, सूचना का अधिकार का कानून लोगों को जानकार बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण साबित हुआ है। सूचना का अधिकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम करता है। इस कानून के पारित होने के बाद अब जनता काफी जागरूक हो गई है। सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर, सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकारी दस्तावेजों की प्रतिलिपि की प्राप्ति था। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उत्तर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। आई वन संपदा की सुरक्षा, ई वन जीव की सुरक्षा, ई मिल मालिकों के शोषण से मुक्ति तथा इफ पर्यावरण सुरक्षा। दल बदल कानून क्या है? उत्तर, विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वो प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? अथवा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं? उत्तर, राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष विपक्ष से अवगत कराते हुए जनता के समक्ष बेहतर विकल्प पेश करता है। जनमत निर्माण की इस प्रक्रिया में जनता को निर्णय लेने में सुविधा होती है। राजनीतिक दलों के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुनाव एवं राजनीतिक दल में जरूरी संबंध है। अतएव राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 2 सुझाव दें। उत्तर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने आज अनेकों चुनौतियां हैं, जिसका सामना करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के उपाय निम्न हैं। आई दल बदल कानून लागू हो। विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने हेतु जो कानून बनाया गया है उसे पुनर्तः लागू होना चाहिए। ई न्यायपालिका के आदेश का पालन। आय से अधिक संपत्ति, काले धन का दुरुपयोग तथा अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधित न्यायालय के आदेश लागू होने से राजनीतिक दल प्रभावशाली होंगे। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? उत्तर, लोगों का ऐसा समूह जो अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिए संगठन बनाता है, दबाव समूह कहलाता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय निवासियों का जल, जंगल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण था। सरकार से यह मांग की गई थी कि जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को न दिया जाए। विपक्षी दल के कार्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, लोकतंत्र में विपक्षी दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्षी दल के 3 महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। आई सत्तारूढ़ दल पर उचित नियंत्रण रखना और जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष करना। ई विपक्षी दल कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ई सरकार के साथ सकारात्मक। बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? उत्तर, बिहार में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि ही छात्र आंदोलन के प्रमुख थे। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। उत्तर, सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना आदि। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? उत्तर, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्न आवश्यक शर्तें हैं। आई
जनता की लोकतंत्र में पूरी आस्था हो। सुशिक्षा, जिससे मनुष्य अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। सुशिक्षित नागरिक ही अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर सकते हैं। आर्थिक समानता की स्थापना हो। कहा भी जाता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो। इससे नागरिकों को राजनीति एवं शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिक अवसर मिलता है। लोकतंत्र के क्या अवगुण हैं? उत्तर, लोकतंत्र के लाभों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यह शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है, परंतु यह ठीक नहीं है। इस व्यवस्था के कुछ अवगुण भी हैं जो निम्नलिखित है। समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है। लोकतंत्र का मुख्य आधार समानता का सिद्धांत है, परंतु आलोचक यह कहते हैं कि समानता का सिद्धांत ही अप्राकृतिक है। गुणों की बजाय संख्या को महत्व देना। लोकतंत्र में गुणों की बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। यह जवाबदेह सरकार का गठन नहीं करता। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। चुनाव के बाद नेता जनता की परवाह नहीं करते। अस्थिर तथा कमजोर सरकार। लोकतंत्र में सरकार अस्थिर तथा कमजोर होती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेजी से बदलती रहती है। भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय लोकतंत्र की निम्नलिखित 4 समस्याएं निम्नांकित हैं। वंशवाद। पारवा। गुप्त मतदान पत्र क्या है? उत्तर, जब मतदाता गुप्त रूप में मतदान करता है तो वैसे मतदान के पत्र गुप्त मतदान पत्र कहलाते हैं। भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर, भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि प्रारंभ से ही यहाँ पर एक लोक कल्याणकारी सरकार का गठन किया गया है जो जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करती है तथा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करती है। भारत सरकार विभिन्न समूहों के मध्य सत्ता का विभाजन करके सामंजस्य स्थापित करती है। यहाँ आर्थिक प्रगति तो होती ही है, परंतु सामाजिक दायित्वों का पूर्ण निर्वाह भी किया जाता है। यह विश्व शांति एवं सौहार्द के सिद्धांत पर चलने वाला लोकतांत्रिक राजनीति क्या है? उत्तर, वह राजनीति जिसमें औपचारिक संविधान हो, जिसमें लगातार चुनाव होते रहते हो, जिसमें राजनीतिक दल हो तथा जो जनता के अधिकारों की गारंटी देती है, उसे ही लोकतांत्रिक राजनीति कहते हैं। लोकतंत्र में अल्पमत और बहुमत के आपसी संबंध कैसे होने चाहिए? उत्तर, लोकतंत्र में बहुमत को अल्पमत पर अपना विचार थोपना नहीं चाहिए, वरन उससे मिलकर चलना चाहिए ताकि अल्पमत वालों को लगे नहीं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? उत्तर, वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है तथा जो अपनी जनता को समानता प्रदान करती है, उसे ही लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। गैर लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? उत्तर, जिस सरकार के गठन में जनता की भागीदारी नहीं होती है, उसे गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ऐसी सरकार में जनता के सारे राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। बया लोकतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार है। उत्तर, आज हम भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार के करीब हैं। स्वतंत्रता के बाद और आज की इस संदर्भ में तुलना करें तो स्थिति अपेक्षाकृत काफी बेहतर है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? उत्तर, किसी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताएं, अन्य देशों के सहयोग के साथ साथ वैश्विक स्थिति पर भी निर्भर करती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अंतर स्पष्ट करें।
उत्तर, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता शासन कार्य में सीधे भाग लेती है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए। लोकतांत्रिक सरकार के कोई दो गुण लिखिए। उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार के दो गुण। आई, यह सरकार लोगों द्वारा चुनी गई होती है, चुनाव में जो जीतता है वही अपनी सरकार बनाता है। ई, यह सरकार जनता की होती है और जनता के कल्याण के लिए ही कार्य। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता बताएं। उत्तर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही उल्लेख कर दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं वयस्क मताधिकार, प्रतिनिधि शासन एवं नागरिकों के लिए अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रावधान। क्या लोकतंत्र में नोट से वोट या लाठी से वोट की स्थिति है? उत्तर, लोकतंत्र में नोट से वोट या लाठी से वोट की स्थिति रहती थी, किंतु अब जागरूक रहने से स्थिति में बदलाव हुआ है। तभी तो 15वीं लोकसभा निर्वाचन में जनता ने आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को पराजय का मुंह दिखा दिया। इसके मुख्य उपकरण होते हैं। भारतीय लोकतंत्र के दो गुणों का वर्णन करें। उत्तर, भारतीय लोकतंत्र के दो गुण इस प्रकार हैं। आई, भारतीय लोकतंत्र द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है जिसमें सबों की अधिकतम भलाई होती है। ई, जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होती है। लोकतांत्रिक सरकार के कोई दो अवगुण लिखिए। उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार के दो अवगुण। आई, इस सरकार में फैसला लेने में बड़ा समय लग जाता है। ई, भ्रष्टाचार पर काबू पाने में ये सरकारें असफल साबित हुई हैं। हमारा लोकतंत्र पश्चिम के देशों से नायाब है, कैसे? उत्तर, भारतीय लोकतंत्र निरंतर विकास एवं परिवर्धन कर रहा है तथा आपातकाल के पूर्व, तत्कालीन एवं पश्चात की स्थितियों को सार्थक रूप से झेलने वाला विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण नायाब है। लोकतंत्र के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होने लगता है, क्यों? उत्तर, अत्यधिक अपेक्षा रखने के कारण तथा यह समझ रखने के कारण कि सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विषमताओं को समाप्त करने देने वाली व्यवस्था लोकतंत्र है, अविश्वास पैदा होने लगता है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसले भी क्षोभ और निराशाजनक होती है, क्यों? उत्तर, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसले तात्कालिक एवं तुरंत लिए जाने के कारण व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित एक सामूहिक जनकल्याण से अभिप्रेरित नहीं रहने के कारण क्षोभपूर्ण एवं निराशाजनक होती है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। कैसे? उत्तर, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत होता है, इसलिए लोकतंत्र को जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन कहा जाता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में हैं। उत्तर, स्त्रियों के साथ होने वाली भेदभाव एवं कमजोरियां इस प्रकार हैं। आई, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव का प्रमाण है। उनकी साक्षरता दर जो आज सिर्फ 54% है। ई, आज भी अधिक पैसे वाली प्रथा प्रतिष्ठित नौकरियों में महिलाओं का अनुपात बहुत कम है, अर्थात रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। ई, एक लिंग के रूप में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इससे भी साबित होता है कि देश के कुछ हिस्सों में शिशु लिंगानुपात 850 से 800 तक गिर गया है। इस राजनीति जीवन में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं? स्पष्ट करें। उत्तर, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत में लिंग, जन्म स्थान, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी उद्देश्य से अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है।
इतना होने पर भी भारत में आज भी कई जातिगत असमानताएं वर्तमान हैं। आई जाति का आधार कर्म न होकर जन्म हो गया है। जाति पाति का भेदभाव समाप्त नहीं हुआ है। अस्पृश्यता जैसे आचरण आज भी प्रचलित हैं। राजनीतिक दलों द्वारा टिकट का बंटवारा भी जाति के आधार पर ही हो रहा है। अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे? अथवा शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। स्पष्ट करें, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है? उत्तर, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं में निरक्षरता दूर करने, शिक्षा में आने वाली बाधाओं के निराकरण करने तथा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता सरकार की ओर से दी जा रही है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वह पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे? अथवा क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? स्पष्ट करें। उत्तर, आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हरेक देशों में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज जरूरत है कि इस समस्या से निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल करने में आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों की गंभीर चुनौती है। भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालिक और समसामयिक समस्याएं क्या हैं? उत्तर, भारतीय लोकतंत्र में अनेक दीर्घकालिक और समसामयिक समस्याएं हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इनमें से प्रत्येक समस्याओं को संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हल किए जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा तैयारियां आदि हैं तथा देश की एकता और अखंडता, आतंकवाद, नक्सलवाद, अवैध शरणार्थी तथा बढ़ते आर्थिक अपराध है। उदाहरण, केंद्र तथा राज्यों के बीच सामंजस्य क्यों आवश्यक है? उत्तर, केंद्र तथा राज्यों के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने और जनकल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरी एवं सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है, जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल की काफी आवश्यकता है। भारतीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में आर्थिक विषमता या असमानता किस प्रकार बाधा पहुंचाती है? उत्तर, भारत में लोकतंत्र के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, आर्थिक असमानता भी उनमें से एक है। कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं, जबकि लोगों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो दोनों वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती। यह आर्थिक असमानता लोकतंत्र के कुशल संचालन में अनेक बाधाएं उपस्थित करती है। आर्थिक असमानता में बंधुत्व तथा सर्वमान्य समाज की भावना समाप्त हो जाती है, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। आर्थिक असमानता के कारण एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का उत्पीड़न व शोषण होता है। आर्थिक असमानता के रहते हुए राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। भारतीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में महिलाओं की असमानता किस प्रकार बाधा पहुंचाती है? उत्तर, महिलाओं की असमानता लोकतंत्र के लिए बाधक सिद्ध होती है। इसके संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। लोकतंत्र का आधार है समाज में सभी को समानता दिलाना, परंतु नारियों को पुरुषों के बराबर न समझने से लोकतंत्र विकसित ही नहीं हो सकता।
नारियों को पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का मूल आधार है। पुरुषों के द्वारा नारियों का शोषण व उत्पीड़न होता है, जो कि लोकतंत्र के मार्ग में एक महान बाधा है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? उत्तर, लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्न आवश्यक शर्तें हैं। आई, जनता की लोकतंत्र में पूरी आस्था हो। सुशिक्षा, जिससे मनुष्य अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान प्राप्त कर सके। सुशिक्षित नागरिक ही अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर सकते हैं। आर्थिक समानता की स्थापना हो। कहा भी जाता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो। इससे नागरिकों को राजनीति एवं शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिक अवसर मिलता है। लोकतंत्र के क्या अवगुण हैं? उत्तर, लोकतंत्र के लाभों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि यह शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है, परंतु यह ठीक नहीं है। इस व्यवस्था के कुछ अवगुण भी हैं जो निम्नलिखित है। आई, समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है। लोकतंत्र का मुख्य आधार समानता का सिद्धांत है, परंतु आलोचक यह कहते हैं कि समानता का सिद्धांत ही अप्राकृतिक है। गुणों की बजाय संख्या को महत्व देना। लोकतंत्र में गुणों की बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। यह जवाबदेह सरकार का गठन नहीं करता। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। चुनाव के बाद नेता जनता की परवाह नहीं करते। अस्थिर तथा कमजोर सरकार। लोकतंत्र में सरकार अस्थिर तथा कमजोर होती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेजी से बदलती रहती है। दल बदल कानून क्या है? उत्तर, विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने के लिए संविधान में दल बदल संशोधन कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी विधायक या सांसद जिस दल के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं, यदि वो प्रतिनिधि अपने निर्वाचन वाले दल को छोड़कर नए दल में जाना चाहता है तो उसे अपनी सीट गंवानी होगी। यह दल बदल कानून भारतीय राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानून के रूप में उभर कर आया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें, अथवा राजनीतिक दलों की दो प्रमुख चुनौतियों को संक्षेप में लिखें। उत्तर, राजनीतिक दलों के प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। आई, दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के कारण बहुत सारे नेता अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। दलों में वंशवादी उत्तराधिकार का चलन बढ़ गया है। यह दल को सक्षम नेतृत्व प्राप्त करने से वंचित रखता है। दल चुनाव जीतने के लिए धन एवं बल के प्रयोग में संलग्न है। यह लोकतंत्र के विकास को रोकता है तथा दल के अंदर अच्छे नेताओं के महत्व को कम करता है। आजकल दलों की विचारधाराओं में मामूली सा अंतर रह गया है। फलतः जनता के लिए विकल्पों का चुनाव सीमित हो गया है। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपायों को संक्षेप में लिखें। उत्तर, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के सामने आज अनेकों चुनौतियां हैं, जिसका सामना करने के लिए राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने के 3 उपाय निम्नलिखित हैं। आई, दल बदल कानून लागू हो। विधायकों और सांसदों के दल बदल को रोकने हेतु जो कानून बनाया गया है उसे बिना किसी लाभ के पुनर्तः लागू होना चाहिए। न्यायपालिका के आदेश का पालन। आय से अधिक संपत्ति, काले धन का दुरुपयोग तथा अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक संबंधित न्यायालय के आदेश लागू होने से राजनीतिक दल प्रभावशाली होंगे। दलों के बीच आंतरिक लोकतंत्र बहाल हो। राजनीतिक दलों को बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि सभी राजनीतिक दल अपने अपने संविधान का पालन करें। राजनीतिक दल की परिभाषा दें। उत्तर, सामान्य तथा राजनीतिक दल का आशय ऐसे व्यक्तियों के किसी भी समूह से है जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है।
यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक कार्यकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। किसी भी राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना आदि। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करें। उत्तर। संघीय शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आई। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। ई। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। एक केंद्रीय स्तर की सरकार, जिसके अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे स्तर पर प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। ई। प्रत्येक स्तर की सरकार अपने क्षेत्र में स्वायत्त होती है और अपने अपने कार्यों के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी होती है। एफ। अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। संघीय व्यवस्था का गठन कैसे होता है? उत्तर। संघीय व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। कई बार स्वतंत्र और संप्रभु राज्य आपस में मिलकर सामान्य संप्रभुता स्वीकार कर एक संघीय राज्य का गठन करते हैं। आमतौर पर इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्तता या पहचान की भावना प्रबल होती है, अतः संघ में शामिल होने वाले राज्यों के अधिकार समान होते हैं। वे केंद्र सरकार की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में आमतौर पर अवशिष्ट अधिकार राज्यों के हिस्से में आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इस तरह से गठित संघीय राज्य के उदाहरण हैं। इसके विपरीत जब किसी बड़े देश को अनेक राजनीतिक इकाइयों में बांटकर वहां स्थानीय या प्रांतीय सरकार और केंद्र में अन्य सरकार की व्यवस्था की जाती है, तब भी संघीय सरकार की स्थापना होती है। राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है। भारत, बेल्जियम और स्पेन में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना इसी तरह से की गई है। इस तरह से गठित संघीय व्यवस्था में राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ज्यादा शक्तिशाली होती है। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? उत्तर। लोकतंत्र में सरकार की सारी शक्ति किसी एक अंग में सीमित नहीं रहती है, बल्कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। यह बंटवारा सरकार के एक ही स्तर पर होता है। उदाहरण के लिए, सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है और ये सभी अंग एक ही स्तर पर अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सत्ता में साझेदार बनते हैं। सरकार के एक स्तर पर सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। सत्ता में साझेदारी की दूसरी कार्यप्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता के ऐसे बंटवारे को हम सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। ग्राम कचहरी के गठन एवं शक्ति का वर्णन करें। उत्तर। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए एक ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। बिहार में पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी का गठन निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें एक निर्वाचित सरपंच और निश्चित संख्या में निर्वाचित पंच होते हैं। प्रत्येक पंच लगभग 500 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। ग्राम कचहरी में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों तथा महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत जैसा ही आरक्षण का प्रावधान है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। निर्वाचन के बाद प्रत्येक ग्राम कचहरी अपनी पहली बैठक में निर्वाचित पंचों में से बहुमत द्वारा एक उपसरपंच का चुनाव करती है। ग्राम कचहरी का एक सचिव होता है, जिसे न्यायमित्र के नाम से जाना जाता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ग्राम कचहरी को भारतीय दंड संहिता की अनेक धाराओं से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है। यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करती है। ग्राम कचहरी को 10,000 रुपये तक के दीवानी मुकदमे सुनने का अधिकार प्राप्त है। ग्राम कचहरी की न्यायपीठ किसी अपराधी को 1,000 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकती है।
70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर, सामाजिक न्याय के संदर्भ में का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर 70 के दशक के पूर्व भारत की राजनीति अवचेतना सुविधा परस्त हित समूह के बीच झूलती रही। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1967 तक राजनीति में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 तक के दशक के बीच सवर्ण और मध्यम पिछड़े जातियों में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष चला। 90 के दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थिति दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रहीं। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों बिहार के संदर्भ में के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। भारत में सत्ता की साझेदारी के क्या लाभ हैं? उत्तर, सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित मुख्य लाभ है। आय, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, जिसके बिना प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं किया जा सकती। जब देश के सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदार बनाया जाता है तो देश और भी मजबूत होता है। जब बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और उनकी भावनाओं का आदर किया जाता है तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है तथा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। पंचायती राज प्रणाली क्या है? ग्राम पंचायत को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? उत्तर, पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय संस्थाओं का नाम है, जैसे ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। इसे सत्ता विकेंद्रीकरण का प्रयास भी कहा जाता है। भ्रूण हत्या क्या है? क्या कानून इसे रोकने में सफल हुआ है? उत्तर, भ्रूण हत्या का तात्पर्य गर्भ में ही कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करना है। आज की वैज्ञानिक तकनीकी द्वारा गर्भकाल के दौरान ही पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु कन्या है या बालक। चूंकि अधिकांश दंपति लड़की की तुलना में लड़की को अधिक चाहते हैं, अतः वे गर्भ में कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करवा देते हैं। भारत में भ्रूण हत्या विरोधी कानून अधिक सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि इस कानून का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। दूसरा, भ्रूण हत्या जनता की मान्यताओं व विश्वासों से संबंधित है, जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। भ्रूण हत्या पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता का प्रतीक है। राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है? अथवा राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं? उत्तर, राजनीतिक दल शासन व्यवस्था के पक्ष विपक्ष से अवगत कराते हुए जनता के समक्ष बेहतर विकल्प पेश करता है। जनमत निर्माण की इस प्रक्रिया में जनता को निर्णय लेने में सुविधा होती है। राजनीतिक दलों के अभाव में चुनाव का कोई अस्तित्व नहीं होता। चुनाव एवं राजनीतिक दल में जरूरी संबंध है, अतएव राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं? उत्तर, भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि प्रारंभ से ही यहाँ पर एक लोक कल्याणकारी सरकार का गठन किया गया है जो जनता को मौलिक अधिकार प्रदान करती है तथा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास करती है। भारत सरकार विभिन्न समूहों के मध्य सत्ता का विभाजन करके सामंजस्य स्थापित करती है। यहाँ आर्थिक प्रगति तो होती ही है, परंतु सामाजिक दायित्वों का पूर्ण निर्वाह भी किया जाता है। यह विश्व शांति एवं सौहार्द के सिद्धांत पर चलने वाला राष्ट्र आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे अथवा क्या आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है? स्पष्ट करें। उत्तर, आतंकवाद की समस्या भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि इस देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। आतंकवाद की समस्या आज विश्व के हरेक देशों में कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अतः आज जरूरत है कि इस समस्या से निपटारा के लिए संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर इसे हल करने में आतंकवाद की समस्या आज के लोकतांत्रिक देशों की गंभीर चुनौती है। अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, कैसे? अथवा शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? स्पष्ट करें। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है? उत्तर, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ रहता है।
नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महिलाओं में निरक्षरता दूर करने, शिक्षा में आने वाली बाधाओं के निराकरण करने तथा उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्राथमिकता सरकार की ओर से दी जा रही है। जब तक किसी देश के नागरिक चाहे वह पुरुष हो या महिला अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। भारतीय लोकतंत्र की दीर्घकालिक और समसामयिक समस्याएं क्या हैं? उत्तर: भारतीय लोकतंत्र में अनेक दीर्घकालिक और समसामयिक समस्याएं हैं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इनमें से प्रत्येक समस्याओं को संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हल किए जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में निश्चित रूप से महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा तैयारियां आदि हैं तथा देश की एकता और अखंडता, आतंकवाद, नक्सलवाद, अवैध शरणार्थी तथा बढ़ते आर्थिक अपराध है। उदाहरण: भारतीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में आर्थिक विषमता या असमानता किस प्रकार बाधा पहुंचाती है? उत्तर: भारत में लोकतंत्र के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, आर्थिक असमानता भी उनमें से एक है। कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं, जबकि लोगों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जो दोनों वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाती। यह आर्थिक असमानता लोकतंत्र के कुशल संचालन में अनेक बाधाएं उपस्थित करती है। आर्थिक असमानता में बंधुत्व तथा सर्वमान्य समाज की भावना समाप्त हो जाती है जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। आर्थिक असमानता के कारण एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का उत्पीड़न व शोषण होता है। आर्थिक असमानता के रहते हुए राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। भारतीय लोकतंत्र के कुशल संचालन में महिलाओं की असमानता किस प्रकार बाधा पहुंचाती है? उत्तर: महिलाओं की असमानता लोकतंत्र के लिए बाधक सिद्ध होती है। इसके संबंध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। लोकतंत्र का आधार है समाज में सभी को समानता दिलाना, परंतु नारियों को पुरुषों के बराबर न समझने से लोकतंत्र विकसित ही नहीं हो सकता। नारियों को पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं है। स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि स्वतंत्रता ही लोकतंत्र का मूल आधार है। पुरुषों के द्वारा नारियों का शोषण व उत्पीड़न होता है, जो कि लोकतंत्र के मार्ग में एक महान बाधा है। केंद्र तथा राज्यों के बीच सामंजस्य क्यों आवश्यक है? उत्तर: केंद्र तथा राज्यों के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने और जनकल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरी एवं सामाजिक कुरीतियों इत्यादि के सुचारू क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है, जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल की काफी आवश्यकता है। लोकतांत्रिक सरकार के कोई 2 अवगुण लिखिए। उत्तर: लोकतांत्रिक सरकार के 2 अवगुण। इस सरकार में फैसला लेने में बड़ा समय लग जाता है। भ्रष्टाचार पर काबू पाने में ये सरकारें असफल साबित हुई हैं। हमारा लोकतंत्र पश्चिम के देशों से नायाब है, कैसे? उत्तर: भारतीय लोकतंत्र निरंतर विकास एवं परिवर्धन कर रहा है तथा आपातकाल के पूर्व, तत्कालीन एवं पश्चात की स्थितियों को सार्थक रूप से झेलने वाला विश्व का एकमात्र लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के कारण नायाब है।